हेलो गाइज, तो हम लोगों का जो चैप्टर है विलयन, ये कंटिन्यू करते हैं। आज हम विलयन चैप्टर में हम लोगों ने इससे पिछले वीडियोज़ में डिस्कशन किया है परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब को निर्धारित किस तरह से कर सकते हैं और उसके निर्धारण की जो बर्कले हार्टले विधि थी उसको हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परासरण दाब के नियम, यानी कि लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो नियम हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम में इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल या डायरेक्ट नियम पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से इन्हें पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि परासरण दाब के नियम किसने दिए थे। ठीक है, इनके देने के पीछे का जो रीजन था वो हम लोग जानते हैं। परासरण दाब के जो नियम हैं इन्हें सबसे पहले दिया था J.H. वांट हाफ। इनको जो ये जो नियम है ये नियम दिए थे J.H. वांट हाफ ने। ठीक है, और इस नियम को देने के लिए जो परासरण दाब के नियम हैं, इन नियमों को प्रतिपादित करने के लिए J.H. वांट हाफ को 1901 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये जो J.H. वांट हाफ हैं, इनका मानना क्या था कि जिस तरह से जो गैसें होती हैं उनका जो व्यवहार होता है, जिस तरह से गैसों का व्यवहार होता है उसी तरह से जो अवाष्पशील विलेय के विलयन होते हैं, उनका भी व्यवहार इन गैसों से मिलता जुलता होता है। यानी कि जिस तरह से जो गैस के जो गुण हैं वो होते हैं, उसी तरह से लगभग मिलते जुलते ही गुण अवाष्पशील विलेय के विलयनों के होते हैं। इस आधार पर हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि गैसों के नियम होते हैं। जिस तरह से गैसों के नियम होते हैं तो उन्हीं से मिलते जुलते इन्हीं गैसों के नियम पर आधारित वांट हाफ ने अवाष्पशील विलेय के विलयनों के लिए कुछ नियम दिए थे, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? सम्मिलित रूप से उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब के नियम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो नियम हैं ये दिए गए हैं गैसों के नियमों पर आधारित हैं। पहली चीज़, क्यों आधारित हैं? क्योंकि गैसों के जो गुण होते हैं वो अवाष्पशील विलेय के विलयन और इन दोनों के गुण जो हैं आपस में मिलते जुलते हैं। समझ गए आप कि अवाष्पशील विलेय के जो विलयन हैं इनके गुण गैसों से मिलते जुलते हैं। इसलिए वांट हाफ ने गैसों के नियम पर आधारित तनु विलयनों के लिए, अवाष्पशील विलेय के तनु विलयनों के लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें परासरण दाब के नियम कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नियम है ये नियम तीन चीज़ों पे निर्भर करते हैं। अवाष्पशील विलयनों के जो तनु विलयन है, अवाष्पशील विलेयों के जो तनु विलयन है उनका प्रेशर, परासरण दाब। हम क्या मापने जा रहे हैं यहाँ पे? परासरण दाब। दूसरा, परासरण दाब के साथ साथ उन विलयनों की कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता और उन विलयनों का टेम्परेचर। यानी कि जो मेजर फैक्टर्स हैं हमारे वो हैं प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो इनका जो सबसे पहला नियम है, अब हम लोग सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है बॉयल वांट हाफ नियम। बॉयल वांट हाफ रूल। अब सबसे पहला जो नियम है ये क्या कहना चाहता है? इस नियम का जो स्टेटमेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग, यानी कि बॉयल वांट हाफ नियम के अनुसार, जब किसी अवाष्पशील विलेय के तनु विलयन को हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए स्थिर ताप पर जो उसका प्रेशर होता है, जो उसका परासरण दाब होता है, वह उसकी सांद्रता के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ गए आप कि किसी भी अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए स्थिर ताप पर जो उसका परासरण दाब होता है वह उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। आप लोग चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय के विलयनों के लिए स्थिर ताप पर उसका परासरण दाब, उसका यानी कि उस विलयन का, उस तनु विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी अगर हम उसकी सांद्रता बढ़ाते जाएंगे तो उस विलयन का जो परासरण दाब होगा वो भी बढ़ता जाएगा, और अगर हम सांद्रता घटाते जाएंगे तो उस विलयन का परासरण दाब कम होता जाएगा। अब इसका हम आपको फार्मूला प्रूफ करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। कौन सा नियम पढ़ रहे हैं हम? बॉयल वांट हाफ, ये हमारा पहला रूल है। रूल क्या कहता है कि जब T को हम लोग क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली C के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब ये देखिए कंसंट्रेशन, इसी चैप्टर में हमने आपको पीछे बताया कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन यानी कि C का मतलब होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। कंसंट्रेशन क्या होती है? किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। मोलरता, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें मोलरता के नाम से हम इसको जानते हैं, पता है आपको। तो अगर हम C को देखें तो C को क्या लिखा जा सकता है? विलेय के मोल यानी कि स्मॉल n। मोल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। और विलयन का आयतन यानी कि V, और ये किस में होगा? लीटर में। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n अपॉन V। या दोनों इक्वेशन में से अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, अगर हम अभी इसको C ही रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी P इज इक्वल टू K इंटू C, और यहाँ पे K क्या है? ये जो K है ये एक नियतांक है, ये भी एक तरह का क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू पुट करें, हम यहाँ पे अगर C की वैल्यू पुट करें, C की वैल्यू क्या है? n अपॉन V, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू n अपॉन V। अब अगर हम देखें, एक हमको जनरल सी ये जो फार्मूला है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम कहें कि मान लेते हैं, माना विलेय का 1 मोल, ध्यान दीजिएगा, माना विलेय का 1 मोल विलयन के V लीटर में उपस्थित है। विलेय का 1 मोल कितने में घुला हुआ है? ये V लीटर में। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे? N की वैल्यू यहाँ पे क्या है? N की वैल्यू क्या दे दी गई है? 1 मोल, यानी कि जो P है ये क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू K इंटू 1 अपॉन V। और यहां से ये इक्वेशन हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, यहां से हम लोग क्या देखेंगे? ये P बराबर किसके हो जाएगा? K इंटू 1 अपॉन V। तो ये V इधर आएगा तो PV इज इक्वल टू हो जाएगा K, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एक नियतांक के बराबर होगा। कब? जब विलेय का 1 मोल विलयन के V लीटर में घुला हुआ होगा। तो ये था बॉयल वांट हाफ रूल। अब हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं कभी। अभी जब दूसरा वाला रूल बताएंगे तो वहाँ पे भी हम आपको बताएंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ट्रिक को कैसे यूज करना है। सिंपली हमने आपको बताया यहाँ पे 3 तरह के क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो बॉयल वांट में से आप ये T उठा लीजिए, ये T क्या बता रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉयल वांट है तो यहाँ से T से जैसे ही वांट T आपको दिखे यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। बॉयल वांट हाफ रूल में, बॉयल वांट हाफ में क्या है?
T कांस्टेंट है। और अगर T कांस्टेंट है तो अब वेरी कौन करेगा? प्रेशर और कंसंट्रेशन। समझ गए आप कि अगर T को कांस्टेंट कर दिया तो वेरी कौन करेगा? प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा रूल है इनका, सेकेंड रूल है चार्ल्स वान टॉफ नियम। अब यहां भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। वहां आप कहोगे टी तो यहां पे भी है, तो याद करने की बस एक सिंपल सी ट्रिक है। वहां पे बॉयल वांट हाफ था तो वहां पे हमने वांट का टी ले लिया था, यानी कि क्या कांस्टेंट कर दिया था? टेम्परेचर। यहां पे आप चार्ल्स वर्ड यूज किया गया है ना, तो चार्ल्स का सी ले लीजिए। और जैसे ही चार्ल्स का सी देखेंगे आप, तुरंत आपको समझ जाना है कि यहां पे टेम्परेचर नहीं कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। समझ गए? यानी कि इस नियम में सी को हम लोग क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। यानी कि स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि किसी अवाष्पशील विलेय के तनु विलयन के लिए, किसी अवाष्पशील विलेय के तनु विलयन के लिए स्थिर सांद्रता पर, मेन कंफ्यूजन यही होती है कि हम कांस्टेंट किसको रखेंगे। तो बॉयल वान टॉफ में टी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और चार्ल्स वान टॉफ में सी के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन। याद रखिएगा सांद्रता। तो किसी अवाष्पशील विलेय के तनु विलयन के लिए स्थिर सांद्रता पर उसका परासरण दाब यानी कि P उसके टेम्परेचर यानी ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली समानुपाती, यानी हम क्या कह सकते हैं? समानुपाती होता है। ठीक है, जो परासरण दाब होता है स्थिर सांद्रता पर उस विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू के डैश टी, और यहाँ पे के डैश को भी हम लोग क्या कह देंगे? एक नियतांक। ये एक दूसरा नियतांक है। ठीक है, तो ये किसका रूल था? चार्ल्स वान टॉफ नियम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपसे सीधे नियम का स्टेटमेंट पूछा जाएगा, आप वो स्टेटमेंट देंगे और नीचे आप बता देंगे कि इसका मतलब क्या है कि P प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्थिर सांद्रता पर। हालांकि हमने यहाँ पे आपको बता दिया था, लेकिन आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे स्थिर सांद्रता पर। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल टू होता है T। अब हम आपको जैसे हम लोगों ने आदर्श गैस नियम पढ़ा है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना कि आदर्श गैस नियम गैसों के उस केस में, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे विलयन समीकरण क्या होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं वान टॉफ की विलयन समीकरण। वान टॉफ की विलयन समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो दो नियम हमने पढ़े हैं, ये जो विलयन समीकरण है ये उन्हीं दोनों नियमों को मिलाकर बनी हुई है। कौन कौन से नियम अभी हमने पढ़े? पहला नियम हमने पढ़ा बॉयल वान टॉफ नियम के अनुसार। बॉयल वान टॉफ नियम के अनुसार क्या था? P जो था, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वांट से हमको T ले लेना है, यानी कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? C के। कब? स्थिर ताप पर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा चार्ल्स वान हाफ नियम, तो आगे लिख लीजिए के अनुसार। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है? P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? यहां देखिए चार्ल्स से C लेना है ना, यानी C तो कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या? टेम्परेचर। तो
तो यहाँ पे P प्रोपोर्शनल है किसके, T के, और यहाँ आगे लिखिएगा स्थिर सांद्रता पर, और ये है हमारा समीकरण 2। अब अगर हम इन दोनों समीकरण को मिला दें, यानी कि समीकरण 1 व 2 से अगर ध्यान दें तो प्रेशर कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर ही टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम 1 और 2 से कह सकते हैं कि जो प्रेशर है ये कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के साथ कैसा संबंध रखता है, समानुपाती है। ठीक है, प्रेशर कौन सा, परासरण दाब। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये P इक्वल टू आ जाता है SCT। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो S है, ये S जो है ये भी एक नियतांक है और इसको हम लोग विलयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहा जाता है, विलयन स्थिरांक कहा जाता है। इस समीकरण को ध्यान दीजिए, ये जो थर्ड समीकरण है P इक्वल टू SCT। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। ठीक है, ये जो है इसको भी हम लोग वान हाफ की विलयन समीकरण कह सकते हैं, P इक्वल टू SCT को। ठीक है, लेकिन ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे हमारा समीकरण है P इक्वल टू SCT, लेकिन हमने आपको बताया है कि C बराबर क्या होता है, C बराबर है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, यानी कि C की वैल्यू होती है स्मॉल n अपान V। अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा S इंटू C की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n अपान V इंटू T, या हम लोग कह सकते हैं n अपान V इंटू S इंटू T, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये भी एक समीकरण आपका बनेगा P इक्वल टू n अपान V S इंटू T। ठीक है, इससे भी न्यूमेरिकल्स लगेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस V को हम यहाँ मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, यहाँ डिवीजन में है, तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू N इंटू ST। ठीक है, तो ये जो है ये भी वान हाफ का विलयन समीकरण है। जैसे हम लोगों ने PV इक्वल टू NRT पढ़ रखा है, R को हम लोग गैस स्थिरांक कहते थे, उसी तरह से PV इक्वल टू NST है और ये जो S है ये है विलयन स्थिरांक। ठीक है, एक चीज़ और हम यहाँ पे बताएंगे आपको, ये जो N था, N को हम लोग पढ़ रखे हैं, N को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो N है नंबर ऑफ मोल, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार, यानी कि N इज इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m, भार बटे अणुभार। और अगर हम N की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो PV इज इक्वल टू हो जाएगा, N की जगह पे क्या पुट कर दें, W अपान m इंटू S इंटू T, और ये समीकरण भी आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में काम आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इससे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो हमने आपको इस समीकरण के ये 4 रूप बताए हैं, आप इन चारों को याद रखिएगा, और याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको याद नहीं है आप तुरंत डराइव भी कर सकते हैं। बॉयल वांट का मतलब T कांस्टेंट, P प्रोपोर्शनल टू C। चार्ल्स और वांट का मतलब C कांस्टेंट हो गया तो P प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू C और T। तो S हो गया यहाँ पे नियतांक। पहला था P इक्वल टू SCT, और C को हम लोग क्या जानते हैं, C को हम लोग n अपान V लिख सकते हैं, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। P को हम लोग n अपान V लिख सकते हैं, V को इधर भेज दिया तो PV इक्वल टू NST, ये एक दूसरा रूप हो गया। n की वैल्यू W अपान M पुट कर दिया जाए तो PV इक्वल टू W अपान M इंटू S इंटू T, ये हो गया चौथा।
मतलब इन 4 तरीकों से हम वान टॉफ की विलेयन समीकरण को याद रख सकते हैं। अगर हमको ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी याद है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी याद रख के हम इनको डिराइव कर सकते हैं। जानते हैं C बराबर n/v, n की वैल्यू हम लोग W/m पुट कर देंगे, तो आसानी से ये चारों फार्मूलाज आपको याद रहेंगे। अब यहाँ पे आपको हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, बता चुके हैं कि ये 3, 4 या जो ये सारे जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इन्हीं को वान टॉफ की विलेयन समीकरण कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं S के बारे में। S जिसको हम लोगों ने कहा विलयन स्थिरांक, ठीक है। S की जो वैल्यू होती है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग पद्धति में अलग अलग होती है। S की जो एक वैल्यू होती है वो होती है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक है। S की दूसरी वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल, और ये जो होती है ये CGS पद्धति में होती है, ठीक है। S की एक और वैल्यू होती है सिंपली 8.314, ठीक है, और ये वैल्यू होती है जूल में जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो आपको S की ये वैल्यूज याद रखनी है इनके मात्रक के साथ में। CGS पद्धति में ये थी MKS में, ठीक है। तो 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, और दूसरी होती है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल, और थर्ड है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये थी वान टॉफ की विलयन समीकरण और विलयन स्थिरांक की वैल्यूज। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं वान टॉफ की विलयन समीकरण की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस। ध्यान से समझिएगा, सीमाएं, ठीक है। तो ये जो विलयन समीकरण है इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये जो समीकरण थे ये सभी सॉल्यूशंस पे लागू नहीं होते, तो उसके लिए जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो ये है कि अभी हमने बताया था ना आपको पहले कि अवाष्पशील विलेय होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था कि अवाष्पशील विलेय के तन विलयन होने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अवाष्पशील विलेय तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सभी अवाष्पशील विलेयों के विलयनों पर भी ये लागू नहीं होता। ये भी ध्यान दीजिएगा कि पहली तो कंडीशन है कि विलेय जो है वो अवाष्पशील होना चाहिए, लेकिन सभी अवाष्पशील विलेयों के विलयनों पर वान टॉफ की विलयन समीकरण लागू नहीं होती। तो किस प्रकार के अवाष्पशील विलेयों में लागू नहीं होती? अगर किसी अवाष्पशील विलेय में वियोजन या संगुणन की प्रकृति है, यानी कि कोई विलेय अगर ऐसा है जिसका विलयन बनाने पर वो विलयन में एक से ज़्यादा भागों में टूट जाता है, मतलब एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा भागों में टूट जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन हो रहा है उसका। और अगर वियोजन हो रहा है उसका तो वहाँ पे विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे PV=NHT ये जो समीकरण है ये लागू नहीं होगा, क्योंकि अणुओं की संख्या अगर परिवर्तित हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो ये समीकरण हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, n नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे। तो इस वजह से ये समीकरण वहाँ पे लागू नहीं होगा। कब? कोई अगर ऐसा अवाष्पशील विलेय ले लिया जाए जिसका क्या हो रहा हो? वियोजन हो रहा हो। और सेम केस लगता है संगुणन के साथ में। यहाँ पे क्या होगा? अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो संगुणन में जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी? घट जाएगी। दो अणु होंगे वो आपस में मिलके कोई एक बड़ा अणु बना लेंगे।
तो विलयन में अणुओं की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। यानी कि अगर कोई अवाष्पशील विलय ऐसा है जिसमें जो उसके अणु हैं उनमें अगर वियोजन या संगुणन हो रहा है तो ऐसे अवाष्पशील विलयों पे वान ठाप की विलयन समीकरण लागू नहीं होती। और दूसरी कंडीशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ से हम सिंपली आ हटा दें तो यानी कि अगर कोई वाष्पशील विलय है तो सीधी सी बात है वहाँ पे वान ठाप की विलयन समीकरण लागू नहीं होगी, वाष्पशील विलयों के लिए भी ये मान्य नहीं है। तो ये थी वान ठाप के जो ये विलयन समीकरण थे उसकी सीमाएं। तो आज हम लोगों ने देखा परासरण दाब के नियम और उसके साथ साथ वान ठाप की विलयन समीकरण और उसकी सीमाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज हैं वो भी लगातार मिलते रहें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी हिट कर दें जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।